हेलो एवरीवन, दिस साइड इज श्वेता गुप्ता। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी मस्ती भी कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं करनी होती है। ठीक है, बहुत सारी मस्ती भी करो लेकिन पढ़ाई भी करो। राइट, अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोल दिया है तो फिर तुम मस्ती करते रह जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई भी करनी है। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। लेट्स क्रैक CBSE 7th। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि आपकी SST का योर SSTs जस्ट अ सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, योर SSTs मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ये। ठीक है, आपने कभी ऐसा लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा और आपको बहुत मज़े आने वाले हैं। तो देखो, अभी मैं आपको लेट्स मेक कीप इट अ सरप्राइज क्या है। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद आई रिवील इट। राइट, सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। I'm teaching since 3 years. ठीक है, diploma in elementary education plus CTET, and I am a writer and a poetess. ठीक है, yes, and always a learner. ऊपर वाली चीज़ें भूलना चाहो तो भूल सकते हो, ये बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, आपके साथ साथ मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। राइट, आपको भी ये क्वालिटी अपने अंदर लेकर आनी है। लर्न, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। मैं हमेशा कहती हूँ और कहती भी रहूँगी। ठीक है, तो ये तो था कुछ मेरे बारे में। दिस इज समथिंग अबाउट अन अकेडमी। एज यू नो, अन अकेडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है पढ़ाई के लिए। ठीक है, आपके ज़ीरो एज इन फ्रॉम KG टू क्लास 12th तक बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, और इवन आफ्टर 12th आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, UPSC, नीट, IIT, CLAT, CAT, MAT, CTET, और बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। सब में SSC फॉर एग्जांपल सच अ बिग एग्ज़ाम, उन सब की प्रिपरेशन भी अन अकेडमी करवाता है, और वो भी बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई करवाते हैं, क्योंकि जिनको ईयर्स ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस है उसी फील्ड के अंदर। ठीक है, जो उसी फील्ड के बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं कई सालों से। राइट, ओके, मूविंग ऑन। 2 टाइप के सब्सक्रिप्शंस हैं। दिस इज़ अ न्यू सब्सक्रिप्शन। सो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च किया गया है। सो नाउ दिस हैज़ द लाइक बेनिफिट ऑफ पर्सनल मेंटर। ठीक है, पेरेंट कनेक्ट, लाइव डाउट सोल्यूशन है, और दूसरे वाले सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स इसके अंदर है। ठीक है, पर्सनल मेंटर, कई बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कुछ सब्जेक्ट्स में पर्सनली, तो वो चाहते हैं कि वो क्लास में वो डाउट्स ना पूछे। कोई पर्सनल डाउट हो अगर कि मैम मेरे से SST ढंग से याद नहीं होती है, तो आप प्लीज़ मुझे डेट्स याद करने की कोई ट्रिक बता दो। सो ये चीज़ें कई बार बच्चों को सामने पूछने में शर्म आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन अगर आती भी है तो आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, आप उससे पूछिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। पेरेंट कनेक्ट, आपके पेरेंट्स को पता रहेगा कि आप क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आपका क्या स्कोर चल रहा है, तो आपकी पढ़ाई ऑनेस्ट और अच्छी होने वाली है। गुड क्वालिटी स्टडीज़, और आपके डाउट जो है रियल टाइम में आपको क्लियर हो जाएंगे। दूसरे वाले सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स इस सब्सक्रिप्शन में है। नाउ दैट द सेकेंड वन इज प्लस सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, क्विजेज और टेस्ट आपके डेली होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपके पास होंगे, और कंटेंट एक्सेस करने का अनलिमिटेड टाइम है गाइस। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब कभी भी कैसे भी कितनी भी बार देखो, नो बाउंडेशन व्हाटसोएवर, कितनी भी बार डाउट्स क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं है, करते जाओ, पढ़ते जाओ। अन अकेडमी सपोर्ट दिस। राइट, ये आपके कुछ टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स हैं जिनके साथ आप पढ़ाई करेंगे। 15-15, 20-20 साल तक के एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हमारे पास हैं, तो आपकी पढ़ाई तो डेफिनेटली बहुत मज़ेदार और अच्छी होने वाली है। राइट, दे नो कि बच्चों को क्या पसंद आता है और क्या पसंद नहीं आता है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं, है ना, तो दे नो, तो उनसे पढ़ोगे तो बहुत मज़े आएंगे। राइट, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस वी हैव फॉर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज़ एज वेल। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है, इस पर स्पेशल क्लासेस डेली होती हैं। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस होंगी, डेली क्विजेज होंगी, टेस्ट होंगे बहुत अच्छे अच्छे, तो आपको पता चलता रहेगा बच्चों के साथ आप कितना ज़्यादा कंपटीशन, आपको पता चलता रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, नाउ ये आपका टेलीग्राम एप्लीकेशन का भी लिंक है हमारे पास है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और देखो, फटाफट ज्वाइन करो टेलीग्राम पर भी। और अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ, जो हियर आर द प्राइसेस, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 6th क्लास का है और वो पढ़ रहा है
और उसके पास 12 महीने हैं अभी 7th का कोर्स करने के लिए, तो वो ये वाला कोर्स चूज़ कर सकता है। इन दोनों में से कोर्सेज वो चूज़ कर सकता है। और फ्रीक आउट मत होना प्राइस देख के। यूज़ माई कोड ISHI10 और ISHI10 एंड यूल गेट अ डिस्काउंट ऑफ दिस। 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो प्राइसेस, फाइनल प्राइसेस ये हो गए। तो फ्रीक आउट नहीं होना है, ठीक है। और जो भी बच्चे, अब मुझे पता है सिंस दिस इज़ दिसंबर और अभी आपके एग्जाम्स मार्च और समथिंग में होने वाले हैं, तो अगर आपके पास कम टाइम है तो यू कैन चूज़ ऑल्सो दीज, ठीक है ना। तो अब आप साल भर का लेके फ़ायदा नहीं है, राइट। तो यू कैन चूज़ दीज ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन, अब आ जाते हैं, ये हमारा टॉपिक है फन फैक्ट्स अबाउट इंडिया। क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी, मुझे अपने देश से तो बहुत प्यार है ही, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी हो, तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया नया इंडिया से रिलेटेड जोड़ती ही रहती हूँ, ठीक है। अपने भारत से जुड़ो, भारत से भी जुड़ो और दुनिया से भी जुड़ो, तभी SST का रियल आपको मज़ा आएगा। फैक्ट्स का मतलब जानते हैं, असली बातें, सच्चाइयाँ, जो कि आप जनरली आपको नहीं पता होती हैं, ठीक है। बुक्स में कहीं कहीं कोने कोने में लिखा होता है, पकड़ नहीं पाते हो, तो वही पकड़ के सब कुछ मैंने इकट्ठा करके इस वीडियो में डाला है। तो वो सुनो और मज़े लो, ठीक है। आप चाहते हो तो नोटबुक और पेन लेके बैठो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, नोटबुक पेन लेकर आओ और जाके फिर लिखना शुरू कर देना। लिखना एज एन, मैंने बहुत कुछ इसमें ऐसा भरा नहीं है कि आप बोर हो जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ब्रीफ एक एक लाइन के फैक्ट्स लिखे हैं, तो वो बहुत अमेजिंग है, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये आप पढ़ेंगे, राइट, ओके। पहला फैक्ट नंबर 1, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू माइन डायमंड्स। समझ रहे हैं, माइनिंग समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज माइनिंग। खुदाई होती है टू अर्थ क्रस्ट की, उसमें से हम जो है मिनरल्स निकालते हैं, गोल्ड, डायमंड, ये सब निकालते हैं। तो इंडिया पहली कंट्री थी जिसने डायमंड की माइनिंग की थी, राइट। प्राउड, बी अ प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला फैक्ट आपका आ गया, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू माइन डायमंड्स। फ्रॉम द 4th century BC, for around 100 years, India was the only source of diamonds in the world. 4 century से 1000 साल तक जो है सिर्फ और सिर्फ डायमंड जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास ही थे। पूरी दुनिया में इंडिया से ही सप्लाई किए जाते थे डायमंड्स, ठीक है। द ओरिजिनल डायमंड्स वर फाउंड इन द कृष्णा रिवर डेल्टा। अब यहाँ पे देखो कितनी चीज़ें हमने ज्योग्राफी की कवर कर ली पहले ही फैक्ट में, ठीक है। डायमंड की सबसे पहले तो ये एक फैक्ट देख लिया कि पहली बात तो डायमंड जो है वो माइनिंग करके निकलते हैं। तो माइनिंग क्या होती है ये आपको पता चलेगा इसके बाद, है ना। और क्या चीज़ पता चलेगी, डेल्टा आ गया इसमें, डेल्टा। यू गाइज नो व्हाट इज अ डेल्टा। जब रिवर जो होती है माउंटेन से गिरती है तो बहुत हाई स्पीड और हाई प्रेशर के साथ गिरती है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी से गिर रही है, राइट। इतना ऊंचा पहाड़ होता है, वहाँ से गिर रही है तो स्पीड से गिरेगी, जाहिर सी बात है ना। अब गिर रही है, राइट, गिर रही है, बहुत फास्टली गिर रही है। अब जब वो प्लेन लैंड पे आ गई, गिर गई, अब लैंड पे आ गई, तो लैंड पे आते आते वो कुछ ऐसे मींडर्स टाइप कुछ बनाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती जाती है। अब जब वो उसका एंड आने वाला होता है, अब आप सबको पता है कि रिवर्स कहाँ एंड होते हैं, जाके समुद्र में, है ना। तो जब वो समुद्र के पास आ जाती है एकदम, तो वो है टूटने लगती है, बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, एकदम लगभग ख़त्म सिंह, ठीक है। तो ये जो मीनर्स इसने बनाए थे अब ये ऐसे 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 ब्रेक होने, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है रिवर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है ना। बहुत धीरे धीरे पानी जो है बूंद बूंद करके सरक रहा होता है, राम राम करके सरक रहा होता है। तो ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है। यहाँ ये मान लो समुद्र है और ये ऐसे रिवर जो है टूट रही है, ठीक है। ये बड़ा सा रिवर आके ये टूट गया इतने एरिया में, ठीक है। ये हमने ज्योग्राफी के डेल्टा उस वाले चैप्टर में पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ के आए, ठीक है। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ समुद्र में फिर हर ये डिफरेंट माउथ हो जाते हैं ये, है ना, डिस्ट्रीब्यूटरीज के, ये जाके फिर समुद्र में मिल जाती हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको बोला जाता है डेल्टा। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है डेल्टा। तो डेल्टा में क्या होता है, यहाँ मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो अब जो भी नदी अपने साथ लेकर आई है सेडिमेंट्स, वो सब यहीं छोड़ देगी, क्योंकि उसमें अब इतनी स्पीड, इतना प्रेशर नहीं है कि वो उनको कैरी करके अपने साथ ले जा सके। तो इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, ठीक है। तो कृष्णा रिवर डेल्टा में हमें जो है पहले डायमंड्स मिले थे, ओरिजिनल डायमंड सबसे पहले हमें कृष्णा रिवर डेल्टा में मिले थे। फन फैक्ट था कि सबसे पहले डायमंड्स कहाँ मिले, कौन सी कंट्री में मिले थे, इंडिया में। ग्रेट। सेकंड,
द इंडियन नेशनल कबड्डी टीम हैज़ वन ऑल द वर्ल्ड कप्स. कबड्डी जानते हैं, इट्स अ गेम. तो इंडिया की जो टीम है, इंडियन नेशनल कबड्डी टीम, उसने आज तक कभी कोई मैच नहीं हारा है. सारे के सारे वर्ल्ड कप्स जीत कर आई है. सारे वर्ल्ड कप्स इंडिया ने जीते हैं. नेवर लॉस्ट एनी ऑफ द मैच. समझ रहे हैं? ये मैं आपको एक देश प्रेमी मैं बना के छोड़ूंगी अगर आप मेरे से एसएसटी पढ़ रहे हैं तो. ठीक है, तो अपनी इंडिया के बारे में चीज़ें जानो. इंडिया की जो कबड्डी टीम है वो कभी कोई मैच नहीं हारी है, कभी कोई वर्ल्ड कप नहीं हारी है, सारे मैचेस जीती है. इवन इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम भी, वो भी सारे के सारे मैचेस, सारे के सारे वर्ल्ड कप्स लेकर आई है. ठीक है, कितनी अच्छी बात है. इंडिया हैज़ वन ऑल 5 मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप्स हेल्ड टिल नाउ. 5 हुए हैं और 5 के 5 लेकर आई है वर्ल्ड कप्स. एंड हैव बीन अनडिफीटेड थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट्स. एक भी मैच नहीं हारी है. ठीक है, मतलब और किसी को जीतने ही नहीं दिया. राइट, सो दिस इज समथिंग विच यू मस्ट नो. लिख लो इसको भी अगर लिखना चाहते हो तो, वैसे याद रहेगा. मैंने फनी सा कार्टून आपके लिए डाला है ताकि आपको एक पिक्चर की रेफरेंस मिलती रहे साथ साथ. आ जाते हैं थर्ड हमारे फैक्ट पे. थर्ड ग्रेट फैक्ट क्या है? द हाइएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड. व्हाट मैम, एक सेकंड दोबारा बोलना. द हाइएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया. हाइएस्ट यानी कि बहुत ऊंचा. ठीक है, ये काइंड ऑफ एक पहाड़ पे स्थित है क्रिकेट ग्राउंड. यहाँ क्रिकेट मैचेस होते हैं. ये क्रिकेट ग्राउंड इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट है. ठीक है, एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट, एट अ हाइट ऑफ 2444 मीटर्स. इतनी ऊंचाई पर है. द चेल क्रिकेट ग्राउंड इन चाइल, हिमाचल प्रदेश में. स्टेट का नाम रख लेना यार, हिमाचल प्रदेश में है. इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, बाकायदा क्रिकेट मैचेस होते हैं. इट वॉज बिल्ट इन 1893 में बनाया था. एंड इज अ पार्ट ऑफ चेल मिलिट्री स्कूल. ठीक है, याद रखेंगे कि हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है तो इंडिया में है. कौन सी स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है. कब बना था? 1893 में बना था जी. ठीक है, 1893 में बना था, हिमाचल प्रदेश में स्थित है. एट द हाइट ऑफ 2444 मीटर्स. वाओ, देखने जाना, ज़रूर देखने जाना. नाउ ये तो मेरा फेवरेट. वाटर ऑन द मून वॉज डिस्कवर्ड बाय इंडिया. मतलब इंडिया पूरा इंडिया देखने गया था क्या पानी चांद पे? नो. Someone belonging to India discovered that there is water on the moon. मून के सरफेस पे पानी पाया गया है. ये एक फैक्ट है, अगर आपको पता नहीं है तो आई एम टेलिंग यू. मून के सरफेस पे पानी मिला और वो पानी को डिस्कवर करने वाले हैं इंडियंस. ठीक है, वो डिस्कवर किसने किया? इंडियंस ने किया. इन सितंबर 2009 में ही इंडियाज इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था. ठीक है, यूजिंग इट्स मून मिनरलॉजी मैपर डिटेक्टेड वाटर ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम. सबसे पहले वाटर डिटेक्ट करने वाला जो था वो इंडिया ही था मून के ऊपर. ठीक है, मून पे ऐसा बोला जा रहा है कि हम जो है सेकेंड ऑफ रहने की कंडीशन, लिविंग कंडीशंस बनाए, पर ऐसा बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही एक्सपेंसिव यू कह सकते हो, क्योंकि मून पे एयर भी नहीं है ना. मून पे एयर नहीं है. एयर प्रेशर कैसे होगा? हमारी बॉडी प्रेशर जनरेट करती है, काउंटर प्रेशर कहाँ से आएगा? इफ़ यू रिमेंबर, हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, तो ये एयर जो है एटमॉस्फेयर में, ये अर्थ के ऊपर प्रेशर डाल के रखती है हर टाइम. या कहीं कम प्रेशर डालती है, कहीं ज़्यादा प्रेशर डालती है. तो और इसको हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारी बॉडी भी एज अ ह्यूमन बीइंग भी प्रेशर, उसके हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टीन्यूसली प्रेशर है. तो जो हमारे ऊपर बाहर का प्रेशर आ रहा है वो, और हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो दोनों बराबर से हैं. दे बोथ आर इक्वल. इसलिए हमें पता नहीं चलता, ये बैलेंस होता रहता है. जब हम मून पे जाएंगे तो वहाँ पे एयर प्रेशर तो है ही नहीं, वहाँ हवा ही नहीं, एटमॉस्फेयर ही नहीं है. तो हमारी बॉडी का तो प्रेशर रहेगा ना. हमारी बॉडी थोड़ी चेंज हो जाएगी, हमारी बॉडी तो वही रहेगी. तो क्या होता है, हमारी बॉडी से खून बाहर आने लगता है. कहाँ से आ सकता है? आँख से, नाक से, कान से फट जाती हैं ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा.
प्रेशर होता है, क्योंकि काउंटर प्रेशर नहीं मिल रहा ना उसको उस प्रेशर को दबाने के लिए, तो वो प्रेशर फटेगा ही ऑब्वियसली। ये वाला एरो मान लो है ही नहीं, तो ये तो बाहर कॉन्टिन्यूस प्रेशर आ रहा है, तो ये तो बाहर फट जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो मून पे लाइफ थोड़ी पॉसिबल नहीं है। ये मैंने एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट समझाया, तो ये ज्योग्राफी का ही कॉन्सेप्ट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर। अगर नहीं आते तो जाके देखो फटाफट से, ठीक है। ऑलराइटी, नाउ ये आ जाते हैं हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ओनली टुक 50% ऑफ हिज सैलरी। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अपनी सैलरी का सिर्फ आधा हिस्सा लेते थे और ये कहते थे कि मुझे इतनी ही ज़रूरत है। आजकल कौन ऐसा होगा जो बोल रहा है कि मुझे इतनी ही ज़रूरत है, आप रखिए बाकी। नोबडी इज़ देयर टुडे टू से दैट, राइट। सो ही वॉज अ बिग हार्टेड पर्सन। ये चाहते थे कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके पास फंड्स रहें, इंडिया के लिए यूज़ हो। मुझे नहीं चाहिए इतना, तो ठीक है, आप मुझे 50% ही दीजिए। He took only 50% of his salary, claiming he did not require more than that, कि इनको इतनी उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, right? Toward the end of his 12th year tenure, he only took 25% of his salary. जब उनका जो पीरियड है, जो प्रेसिडेंट्स वाला पीरियड जो ख़त्म होने वाला था 12 साल बाद, उन्होंने सिर्फ 25% लेने शुरू कर दिया। मतलब दिस इज़ अ सैलरी, पहले आधी लेते थे, अब आधा का भी आधा कर दिया, इतनी सैलरी ले रहे हैं बस। सोच रहे हैं, द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट वॉज ₹10,000 बैक देन। अब बोलोगे मैम व्हाट, 10,000 रुपये तो बहुत कम है, 10,000 रुपये तो कुछ नहीं होता, राइट। तो उस समय कुछ नहीं, आज के टाइम में कुछ नहीं होता 10,000, लेकिन उस समय बहुत होते थे, ठीक है। आज जैसे लाख करोड़ रुपए है ना, उतनी वैल्यू लगभग इनकी होती थी उस टाइम, ठीक है। यस, तो उनकी सैलरी इतनी थी, इसका भी वो सिर्फ 25% लेते थे। तो जल्दी से मैथ्स वाले बच्चे बता दो कि 25% ऑफ 10,000 कितना होगा। इतने हम आगे के फैक्ट्स देखते हैं, जल्दी से निकाल लेना, ठीक है, बाद में, लेकिन अभी नहीं। ओके, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू कंज्यूम शुगर। जानते हैं शुगर कैसे बनती है, शुगर केन से बनती है, ठीक है। पहले उसको जो है हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, तब जाके कहीं हमें चीनी मिलती है। तो इंडिया जो है पहली ऐसी कंट्री थी जिसने चीनी जो है वो बनाई, ठीक है। उससे पहले हो सकता है हनी यूज़ कर रहे हो चीनी की जगह, ठीक है, और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। शुगर का इस्तेमाल सबसे पहले इंडिया में हुआ, शुगर की मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले इंडिया में हुई। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एक्सट्रैक्शन मतलब गन्ने से निकालना और उसको प्रोसेस करना, एंड प्यूरिफाइंग टेक्निक्स ऑफ शुगर, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बहुत बड़े बड़े वेल्स टाइप बनाते हैं, उसमें जो है गुड़ वगैरह बनता है, फिर जाके कहीं चीनी बनती है। तो बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स होती हैं अलग अलग, उनसे चीनी बनाई जाती है। तो ये सबसे पहले इंडिया में शुरू हुआ था, ठीक है। मैनी विजिटर्स फ्रॉम अब्रॉड, बहुत सारे फॉरेन से, आउट ऑफ इंडिया से लोग आए और फिर वो सीख के गए कि कैसे हम शुगर केन वगैरह उगाएं और कैसे उसकी रिफाइनिंग करें, ताकि हमारे पास भी शुगर क्रिस्टल्स और शुगर हमारे पास आ जाए। समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के भी की भी अभी से तैयारी थोड़ी बहुत हो जाएगी अगर आप याद रखेंगे तो। कॉन्टिन्यूस रिविजन करते रहिए, याद रहेगा। अगेन शकुंतला देवी, ठीक है, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है अभी अभी, विद्या बालन जिसमें लीड कर रही हैं। शी इज़ नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर, शी इज़ नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर और ह्यूमन कैलकुलेटर। ये जो है इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। किस लिए इन्होंने क्योंकि ये शी वॉज फेमस फॉर सॉल्विंग सो मैनी क्वेश्चंस एंड ऑल मेंटली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो है टेस्ट काइंड ऑफ दिया था, जो मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ही ऑब्वियसली बुलाया होगा इन्हें। तो उन्होंने इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में, ठीक है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में हुआ था इनका ये जो इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे उन लोगों ने इन्हें रैंडम 2 डिजिट्स दिए, 13 डिजिट्स के, ठीक है, 2 नंबर्स दिए, जैसे ये नंबर्स आपके यहाँ लिखे हुए हैं, 13 डिजिट के ये 2 नंबर्स दिए कि आप इन्हें मल्टीप्लाई करो। शी गेव द आंसर इन 28 सेकेंड्स गाइज, 28 मिनट्स नहीं, आई एम सेइंग अगेन सेकेंड्स,
28 सेकेंड्स में आंसर कर दिया। वो 28 सेकेंड्स इन्हें कैलकुलेट करने में नहीं, उस आंसर को बोलने में लगे, क्योंकि वो 13 इंटू 13 डिजिट वाला आंसर आपको पता है कितने सारे डिजिट्स होंगे उसमें, ठीक है ना। तो उन्होंने 28 सेकेंड्स उसे सॉल्व करने में नहीं लगाए, 28 सेकेंड्स आंसर बोलने में लगाए। समझ रहे हैं? एंड शी आंसर्ड इट करेक्टली। तब उनका जो है नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। तो द ह्यूमन कैलकुलेटर आर वेरी प्राउड शकुंतला देवी। याद रखेंगे ह्यूमन कैलकुलेटर किसको कहा जाता है, और शकुंतला देवी को कहा जाता है। कहाँ से बिलोंग करती है? शी इज एन इंडियन। ठीक है, अपनी इंडिया को जानो, पहचानो। आप कर सकते हो 28 सेकेंड्स में। अगर ये भी कर लोगे ना 28 सेकेंड्स में 28 इंटू 13 तो भी माना जाएगा। बहुत बड़ी चीज। 13 तो छोड़ ही दो भाई, कि इसको करने के लिए भी आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। आई एम प्रीटी मच वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजेदार हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मशहूर गेम, ये मशहूर कार्टून तो नहीं, गेम कह सकते हैं, बोर्ड गेम, ये स्नेक एंड लैडर्स वाज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ये इंडियन गेम है, ये इंडियन बोर्ड गेम है, और ये बच्चों को बहुत पहले का गेम है, एंशिएंट गेम ही कह लो। और ये बच्चों को कर्मा सिखाने के लिए जो है बनाया गया था। व्हाट इज कर्मा नाउ? ठीक है, कर्मा आप बोल रहे हैं कर्मा, दैट्स नॉट कर्मा, दैट्स हिंदी वर्ड विच इज प्रोनाउंस्ड एज कर्म। ठीक है, तो आप कर्म अच्छे करोगे, आपको आगे अच्छी चीजें ही मिलेंगी, तो ये ऐसा कहा जाता है। अच्छे कर्म यानी कि अच्छा रिजल्ट। अब कर्म आप अगर बुरे करोगे, आप जैसे आप स्नेक एंड लैडर्स में क्या होता है, आप चढ़ते हो, सीढ़ी चढ़ते हो, ठीक है, चढ़ते जाते हो, अगर आपने फिर कुछ गड़बड़ कर दी तो आपको सांप काट लेता है, तो फिर आप नीचे आ जाते हो। तो वही है, ध्यान से अच्छे अच्छे कर्म करते चलना है। और जो आप जैसे यहाँ पे है, ये देखो दिस यू हैव, यहाँ पे 93 पर आओगे तो सांप काट लेगा, नीचे आ जाओगे वापस 73 पे, है ना। तो जहाँ से शुरू करते हो, जो ये बेसिकली बताना है कि जो आप करते हो वही आपको मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सिखाने के लिए डेवलप किया गया था एंशिएंट टाइम्स में। बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, नो डाउट। थ्योरीज हैं तो थ्योरीज आई एम टेलिंग यू। ओके, सो राकेश शर्मा जो है वो इंडियन एस्ट्रोनॉट थे, तो उनका क्या है, राकेश शर्मा जी ने कहा था क्या, एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा सेड दैट इंडिया लुक्स लाइक सारे जहां से अच्छा फ्रॉम स्पेस। ओके, आई एम सॉरी टू सिंग दैट, माई वॉइस सक्स, आई नो माई वॉइस इज नॉट गुड, आई नो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो जब स्पेस से आए तो उनसे इंदिरा गांधी जो उस टाइम सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने पूछा कि कैसा दिखता है इंडिया स्पेस से, तो उन्होंने बोला कि सारे जहां से अच्छा। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राइट। दिस इज द पेट्रियोटिक सॉन्ग। ठीक है, ऐसा उनका जवाब था। तो ऐसा मतलब कितना जवाब सुन के ऐसे मुस्कुरा दिए होंगे सब, मज़ा ही आ गया होगा। ठीक है, स्पेस से आने के बाद भी वो ऐसा जवाब दे रहे हैं, तो मतलब बहुत ही अमेजिंग, राइट। So he was also a patriot. This is another thing. Chenab Bridge is the highest rail bridge in the world. Chenab Bridge जो है, चेनाब नदी पर एक ब्रिज बना है। ये आपको नदी दिख रही है, दिस इज द रिवर चेनाब। इस पर एक ब्रिज बना है, ठीक है, ये और ये ब्रिज, ये रेल ब्रिज है, ट्रेन्स जाती हैं इसके ऊपर से, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। तो जिसको हाइट से डर लगता है, अवॉइड गोइंग, ठीक है, अवॉइड गोइंग। मुझे लगता है, ठीक है, तो मैं भी नहीं जाऊंगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, डर लगता है ना, मतलब ठीक है सब कुछ अच्छा बना है ऑब्वियसली, पर डर लगता है अगर बाय चांस हल्का सा भी तो गए। जोक्स अपार्ट, ऐसी चीज़ें देखने ज़रूर जाना। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है और आपकी इंडिया में इजीली एक्सेसिबल है, तो जाओ देखो घूमो, क्या मज़ा आ रहा है, मैं भी जाऊँगी। ठीक है, ओके। तो ये देखो, द वेटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा गीली जगह इंडिया में है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा गीली जगह, गीली क्यों, बारिश पूरे टाइम बारिश। मेघालय में है ये जगह, मौसिनराम इन मेघालय, विलेज का नाम है। मेघालय किस उससे बना है, मेघ प्लस आलय। मेघ का मतलब जानते हैं क्लाउड्स,
ठीक है, और मेघा मीन्स बारिश, ठीक है, मेघ अगर बोलोगे तो क्लाउड्स, मेघा यानी कि बारिश, एंड आले मतलब होम, ठीक है ना, आला 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 और आलय, आलय जो है होम के लिए, घर के लिए यूज किया जाता है, तो क्लाउड का घर, ठीक है ना, बारिश का होम, राइट। सो ये इसकी वजह से मेघालय का नाम पड़ा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मेघ का आलय है, क्लाउड्स का घर है, रेन का घर है, ठीक है। तो हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड है यहाँ पे मौसिन राम विलेज है खासी हिल्स पे, ठीक है, हिल्स पर है ये, ऑल राइट। रिसीव्स द हाईएस्ट रिकॉर्डेड रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है। चेरापूंजी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेघालय होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रेनफॉल इन कैलेंडर ऑफ 1861। ये दिस इज एन एडिशनल नॉलेज, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर रखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। 1861 में जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा भारी रेनफॉल जो है चेरापूंजी में नोट की गई थी, ठीक है। ये भी मेघालय का ही एक पार्ट है, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग था। ऑलराइट, मूविंग ऑन। इंडिया हैज़ 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। देखो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया की, है ना, 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस एंड मोर देन 1000 लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं इंडिया में, है ना, रीजनल लैंग्वेजेस जिनको हम कहते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव 22 लैंग्वेजेस, ठीक है, बहुत सारी। अब सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी है? हिंदी है, ठीक है, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, और 22 कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी, ठीक है। शैम्पूइंग इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट। मैम क्या बोल रहे हो आप? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है। शैम्पू वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया, ठीक है। शैम्पू की आज की जैसी टेक्नोलॉजीज हैं ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन शैम्पू एक वर्ड से बना है, चंपू और चंपी आई वुड से, ठीक है। इसका मतलब होता है मसाज करना, ठीक है, टू मसाज। नाउ जो मसाज जैसे बोलते हैं, देयर वाज अ सॉन्ग ऑल्सो, आई फॉरगॉट द नेम, फॉरगेट इट, ठीक है। तो शैम्पू जो है ये एक इंडियन कॉन्सेप्ट है कि मसाज करके सर को, पहले तो तेल वगैरह से मसाज, उसके बाद अगर आप मसाज, शैम्पू से भी मसाज ही होती है एक तरीके की, है ना, वी क्लीन आवर हेड बाय डूइंग शैम्पूज, सो दैट shampoo was invented in India, not the commercial liquid ones, but the method by use of herbs का use करके, मतलब कि बालों को साफ करना was used by Indians first। तो इंडिया का ये कॉन्सेप्ट जो है लिया है लोगों ने। The word shampoo itself has been derived from the Sanskrit word चंपू या चंपी। चंपी आप सब जानते हैं किसको, चंपी करना मतलब मसाज करना, ठीक है। इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ वेजिटेरियंस। पूरी दुनिया में देखो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी कुछ होगा ना वो मोस्टली इंडिया में ही आएगा, इंडिया या चाइना में ही आएगा, ठीक है, इंडिया में या चाइना में ही आएगा। क्या है ये? दिस इज इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ वेजिटेरियंस, मतलब क्योंकि देखो अपनी पर्सनल चॉइस भी है, लोग नहीं पसंद करते जानवरों को मार के खाना एंड ऑल, ठीक है, लोग प्रेफर नहीं करते हैं वो कुछ अपने रिलीजन की वजह से, कि ठीक है हम हिंदू हैं तो गाय नहीं खाएंगे, मुस्लिम है तो हम जो है पोर्क नहीं खाएंगे, ये सब चीज़ें चलती। और कुछ लोग जैसे जैन हैं, वो लोग तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, इवन दो ज़्यादा वेजिटेबल्स, पर वो भी नहीं खाते, सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं नॉर्मल, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब इंडिया जो है सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग इंडिया में रहते हैं। हमें कई बार दिक्कत भी होती है कि जो वेजिटेरियन लोग बाहर जाते हैं ना, उन्हें वेजिटेरियन जल्दी से मिलता नहीं, और मिलता तो महंगा मिलता है, क्योंकि बाहर तो सबका ये चिकन एंड ऑल इज़ वेरी कॉमन, खाते हैं चिकन, बीफ, मीट, एवरीथिंग इज़ वेरी कॉमन बाहर। लेकिन इंडिया में जो नहीं खा रहा उसको तो दिक्कत होगी ना, राइट। तो इसीलिए करके अब, क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ा नेशन हो चुका है, ठीक है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सबसे ज़्यादा तो नहीं पर बहुत ज़्यादा है, सेकेंड नंबर पर हम पॉपुलेटेड कंट्री हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि इंडियंस जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया में बहुत सारे इंडियंस हैं, तो उन बहुत सारे इंडियंस को का कंफर्ट देखते हुए बहुत सारी जगह पे अब इंडियन रेस्टोरेंट्स ही खुल गए हैं, ठीक है। वेजिटेरियनिज्म is so widely spread that even Western food chains like KFC provide a vegetarian menu for restaurant patrons। मतलब कि जो KFC एंड ऑल है ना, एक फूड चेन है, दैट इज़ फॉरेन की है, इंडिया की नहीं है, तो वो नॉनवेज की है, ठीक है, दैट इज़ फ्राइड चिकन समथिंग, ओके। सो वो दैट इज़ ऑल्सो, उसका नाम ही उसके नाम में ही फ्राइड चिकन है,
तो उसका बाहर जो है वो वेजिटेरियन फूड सर्व नहीं करती, लेकिन इंडिया में उसके पास प्रॉपर एक वेजिटेरियन मेन्यू है, ठीक है। बाहर भी अब करने लगे हो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंडियंस बाहर भी रहने लग गए हैं, तो इंडिया में चलने के लिए उन्हें वेजिटेरियन मेन्यू लगाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग आके कुछ ना कुछ बोलते हैं भैया वेज नहीं है, वेज नहीं है, वेज नहीं है। तो ये सुन के उनके कान पक गए थे, इसलिए उन्होंने वेज मेन्यू भी रेडी कर दिया, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लोग हैं, अब KFC कोई ऐसी जगह है जहाँ पे और कोई खाने का आउटलेट नहीं बना हुआ और KFC का बना हुआ है, तो वहाँ पे सिर्फ अगर नॉनवेज होगा तो बेचारे वेजिटेरियन क्या खाएंगे। तो उन बेचारों की केयर करते हुए इन्होंने एक वेजिटेरियन मेन्यू भी डिसाइन कर लिया, ठीक। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सनडायल इज लोकेटेड इन इंडिया। सनडायल का मतलब समझते हैं, एक ऐसा पहले के ज़माने में एक ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता था जो स्ट्रक्चर हमें क्या बताता था, टाइम बताता था। आप ये सब जानते हैं कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट करती है, तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूरज घूम रहा है। सूरज नहीं घूम रहा होता है, हम घूम रहे होते हैं, सूरज वही है, वी आर मूविंग, ठीक है। तो हम जब मूव करते हैं तो सूरज की लाइट कहीं कहीं पड़ती है और शैडो कहीं कहीं किसी ऑब्जेक्ट की बनती है। तो ये सनडायल का कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी नंबर पे किसी जगह पर शैडो बन रही है तो वो ही टाइम हो रहा है। पूरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सनडायल का। तो लार्जेस्ट सनडायल है जो दुनिया का, वो इंडिया में है और सम्राट यंत्र नाम है उसका, याद रखेंगे। लार्जेस्ट सनडायल इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द नेम इज सम्राट यंत्र, ठीक है। दिस वाज आल्सो अ ग्रेट फैक्ट। अब आ जाते हैं ताजमहल पर। कितनी सुंदर पिक्चर है। मैं हर एक स्लाइड जिसमें जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा है, मैं यही पिक्चर यूज़ करती हूँ बिकॉज दिस इज माई फेवरेट पिक्चर, ठीक है। ताजमहल जो है, जो किसने बनवाया था, जल्दी से बताओ। हु बिल्ट शाहजहां, आई एम रियली सॉरी, हु बिल्ट ताजमहल एंड आई सेड द नेम। ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां ने बनवाया था, खुद नहीं बनाया था, बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? अपनी बहुत ही डियर वाइफ के लिए बनवाया था, जिनका नाम था मुमताज महल। ये मसोलियम है, ठीक है। बहुत सारे मतलब टॉम्ब काइंड ऑफ यू कैन से। परहैप्स ओके, सो व्हाट इज द फैक्ट मैम? हम जानते हैं शाहजहां ने बताया था, बताओ फैक्ट तो बताओ क्या है। द ताजमहल इज स्लोली चेंजिंग कलर। व्हाट? यस। तो क्योंकि हम बहुत ही अच्छे नागरिक होने के नाते, बहुत ही अच्छे लोग, बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स होने के नाते इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। दैट वॉज ऑल सार्कास्टिक, ओके, आई वॉज एंग्री। हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं कि ताजमहल की जो दीवारें हैं, जो कि वाइट मार्बल, एकदम वाइट चिट मार्बल से बनी है, वो अब पीली पड़ने लग गई है हवा में, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, वो पीला होता जा रहा है। ये फैक्ट जानते हैं कि जो ताजमहल है 7 वंडर्स में से एक है। ये 7 वंडर्स में से एक है। ये अपना कलर चेंज कर रहा है क्योंकि हम दिक्कत कर रहे हैं उसको। हम अगर अपना धीरे धीरे कलर चेंज करने लगे किसी और की वजह से, कैसा फील होगा? बहुत ख़राब फील होगा ना। ऐसा ही इसको भी फील हो रहा होगा इस टाइम। तो ये इतना प्यारा सा मॉन्यूमेंट जो है अपना कलर लूज करता जा रहा है, अपना कलर चेंज होता जा रहा है इसका, ठीक है। Perhaps the most iconic landmark in India, the majestic white walls of the Taj Mahal are something almost every traveler dreams of seeing. सब चाहते हैं कि किसी से भी पूछ लो ताजमहल देखा? नहीं यार, देखना यार, बहुत सुंदर है यार, पिक्चर्स ही देख के रह जा रहे हैं, क्योंकि है ना, सब चाहते हैं इसे देखना, लेकिन हमने इसकी भी बैंड बजा दी है। However, due to pollution and contaminants in the air, the marble walls are slowly transforming from white into yellow color. White marble से बना है ये हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। White marble is a kind of metamorphic rock. मार्बल जो होते हैं, वाइट मार्बल जो है, काइंड ऑफ अ मेटामॉर्फिक रॉक, और ये मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। ये अपना कलर जो है चेंज कर रहा है, ठीक है। इट इज स्लोली चेंजिंग कलर, मूविंग ऑन। अच्छा, यहाँ पे इस वाले फैक्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। वैसे इफ़ यू वांट मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ आपको इसमें। चाहर बाग का एक मुगल कॉन्सेप्ट था, मुगलों ने, क्योंकि शाहजहां एक मुगल जो है रूलर थे,
तो एक उनका एक गार्डन का स्टाइल था कि एक रेक्टेंगल को 4 गार्डन्स में डिवाइड कर देना और उसको नाम दिया इन्होंने चाहर बाग। क्या नाम दिया? चाहर बाग नाम दे दिया। अब चाहर बाग का क्या सीन है? चाहर बाग का ये सीन है कि यहाँ पे कई कई मॉन्यूमेंट्स, कई कई टॉम्ब्स कैसे बनाए हैं, ये चारों गार्डन्स के बीचों बीच, जैसे हुमायूंस टॉम्ब अगर मैं कहूँ तो हुमायूंस टॉम्ब का जो हुमायूं वन सेकेंड, हुमायूंस टॉम्ब जो है उसका ये वाला स्टाइल है कि ये पूरे 4 गार्डन्स हैं, 1 2 3 4, और इसके बीचों बीच वो टॉम्ब है। ठीक है, ताजमहल ये एक 4 भाग का स्ट्रक्चर है। ताजमहल का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, लेकिन ताजमहल भी एक 4 भागी है। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है लेट्स सी। ताजमहल जो है वो एक रिवर फ्रंट गार्डन है, उसका जो 4 भाग है उसके फेस के आगे है, या मैं इसी पिक्चर से समझा देती हूँ, वेट। ये 4 भाग, यहाँ ताजमहल, और उसके ताजमहल के पीछे वाली साइड पे यमुना नदी बह रही है। ताजमहल के आगे माने के ताजमहल ये रहा, इसके आगे ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, यहाँ पे 4 बाग है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है इस ताजमहल के फेस के आगे, 4 गार्डन्स हैं उसमें। ठीक है, और ताजमहल के पीछे यहाँ पे इसके पीछे वाली साइड, साउथ वाली साइड क्या है? नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है? यमुना नदी बह रही है। ठीक है, याद रखेंगे, नदी लिख दिया मैंने बात करते करते, इट्स रिवर, राइट, यमुना रिवर बह रही है। तो इसको शाहजहां ने क्या नाम दिया था? रिवर फ्रंट गार्डन। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट आपका हिस्ट्री में, ज्योग्राफी भी देख ली, हिस्ट्री भी देख ली। ठीक है, और चाहो तो मैं इसमें पॉलिटिक्स भी डाल सकती हूँ, पर मैं वो नहीं डालूंगी, तुम आगे की वीडियो ही स्किप कर दोगे। ठीक है, फैक्ट्स पढ़ रहे हैं तो फैक्ट्स पढ़े। या इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट डिवोर्स रेट्स इन द वर्ल्ड। डिवोर्स रेट्स का मतलब समझते हैं, शादी के बाद कभी पति पत्नी में बनती नहीं है तो अलग हो जाते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं, तो उसको बोला जाता है डिवोर्स। ठीक है, तो डिवोर्स जो है बाहर वाली कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, वेराज इंडिया में सबसे कम रेट है डिवोर्स का, ऐसा माना जाता है। ठीक है, वो अरेंज मैरिजेस वाला जो स्टफ है ना हमारा, वो इसका रीज़न वही है। क्यों है वो? क्योंकि मतलब हमारी सोसाइटी में डिवोर्स जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, राइट। तो सोसाइटी क्या कहेगी भाई, समाज क्या कहेगा, रह लो कलेश में, कुछ नहीं होता। तो ये सीन है इंडिया का, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स की माने तो 100 में से सिर्फ एक ही, 100 मैरिजेस में से, मतलब एवरेज इफ यू टॉक, तो आउट ऑफ 100 मैरिजेस ओनली 1 मैरिज इज फेल्ड या डिवोर्स सिर्फ एक में होता है। 100 में से सिर्फ एक मैरिज जो है उसका ही डिवोर्स होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा तुम यहाँ तक, अब अभी हम काउंटिंग कर रहे थे 100 मैरिजेस की, अब तुम 100वें पे आ गए तो तुम डिवोर्स ले लो, ऐसा नहीं है, एवरेज देखा जाता है। ठीक है, दिस मे बी पार्टली ड्यू टू कल्चरल कस्टम्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कल्चरल कस्टम्स की वजह से ऐसा हो सकता है, एंड द फैक्ट दैट अरेंज मैरिजेस स्टिल अकर इन इंडिया। अरेंज मैरिजेस स्टिल अकर का कोई वो नहीं है, अरेंज मैरिजेस एक बहुत बड़ा कल्चर हो गया, इंडिया का कल्चर है स्टार्टिंग से इंडिया का, और रहेगा भी, आगे भी हटने नहीं वाला है। ये लव मैरिजेस वाला जो चल रहा है ना, ये थोड़ा बहुत घुसता जा रहा है इंडिया के कल्चर में, वेस्टर्नाइजेशन, लेकिन पहले अरेंज मैरिजेस ही होती थी। ठीक है, कोई 1-2 लोग करते थे। अरेंज मैरिजेस का स्टफ का जो कल्चर है वो इंडिया में ख़त्म हो भी नहीं सकता है। ठीक है, वो चलता ही रहेगा, राइट। सो ये टी इज़ द नेशनल बेवरेज ऑफ इंडिया, ये तो सभी जानते हैं। चाय किसको नहीं पसंद? चाय सबको पसंद है यार। चाय पी के इतना आराम मिलता है ना, पूरी थकान वगैरह सब उतर जाती है। और कई तो चाय लवर्स इतने ज़्यादा होते हैं, कितनी भी बार पिला लूँ उनको चाय। तो चाय जो है इंडिया की नेशनल बेवरेज है। ठीक है, नेशनल बेवरेज का उसको दर्जा दिया गया क्योंकि सब लोग चाय पीते हैं, बहुत कॉमनली चाय पी जाती है। ठीक है ना, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है? ओके, नहीं आप होमवर्क नहीं कर सकते। चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, चाइना में सबसे ज़्यादा जो है चाय का प्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद इंडिया है। अराउंड 70% ऑफ द वर्ल्ड्स स्पाइसेस कम फ्रॉम इंडिया। 70% दुनिया में जितने भी मिर्च मसाले जाते हैं सारे इंडिया से जाते हैं।
70% ऑफ द वर्ल्ड, जान रहे हो कितनी सारी कंट्रीज है, 200 से ज़्यादा तो कंट्रीज है, और सब में कितने कितने मसाले खाए जाते होंगे, आपके घर में ही डब्बे भर भर के मसाले होंगे, तो पूरी दुनिया की सोच रहे हो। तो 70% ऑफ द वर्ल्ड को हम सप्लाई करते हैं स्पाइसेस, ठीक है। तो फिर से कहूँगी कि बी अ प्राउड सिटीजन, बी अ प्राउड इंडियन। इंडिया इज बाय फार द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, अब तक की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पाइसेस की, विच आर शिप्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स टू रेस्टोरेंट किचन्स एंड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, रेस्टोरेंट एंड किचन्स वर्ल्ड वाइड, मतलब रेस्टोरेंट्स, मतलब कॉन्टिनेंट्स टू कॉन्टिनेंट्स भी हम भेजते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स माने लैंड मासेस ऑफ ऑन द अर्थ, सबको हम पहुंचाते हैं। 70% ऑफ दी दुनिया को हम मिर्च मसाले खिला रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिया को भगवान ना करे कुछ हो गया तो दुनिया तो बेस्वादी खाना खाएगी, ठीक है। 70% दुनिया बेस्वाद खाना खाएगी, ये मान लो। Some of the best known spices are turmeric, हल्दी, क्यूमिन, जीरा, सैफरन एंड चिली पाउडर, ठीक है ना, केसर और आपकी मिर्च, ठीक है। ऑलराइट, इंडिया हैज ये तो पता ही है आपको, करंट टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों कहा गया है ये? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था तो 500 प्रिंसली स्टेट को जोड़ा था, ठीक है। इंडिया जो है पहले बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था, उसके बाद उन्होंने ही प्लेड अ मेजर रोल इन इंटीग्रेटिंग द इंडिया। इंटीग्रेटिंग मतलब जोड़ने, ठीक है, यूनाइट करना मतलब जोड़ना किसी भी चीज़ को, तो ही प्लेड अ मेजर रोल इन दैट। ऑलराइट, मेजरिंग 600 फीट 182 मीटर जो है इसकी हाइट बनी है। द स्टैचू ऑफ द यूनिटी इज करेंटली द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, अब तक का टॉलेस्ट स्टैचू है दुनिया का। द स्टैचू विच इज अ ट्रिब्यूट टू द इंडिपेंडेंस लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न स्टेट ऑफ गुजरात वेयर पटेल वॉज बोर्न, ये जहाँ पे उनका जन्म हुआ था गुजरात की स्टेट में, वहाँ उनका ये स्टैचू जो है बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों नाम दिया? क्योंकि उन्होंने इंडिया को जोड़ने में, इंडिया का इंटीग्रेशन करने में बहुत हेल्प की थी वाइल इंडिपेंडेंस, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज समथिंग, इंडिया इज फेमस फॉर इट्स आइकॉनिक स्टेप वेल्स। ऐसा क्या होता है, ऐसा कुआं टाइप होता है और ऐसी बहुत सारी मल्टीपल सीढ़ियाँ होती हैं, आप नीचे ऐसे 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 उतरते जाते हो, तो नीचे यहाँ पे आपको एक कुआं दिखेगा, ठीक है। मैं यही बता देती हूँ, ऐसे ऐसे जाओगे तो यहाँ एक कुआं आएगा, उसमें पानी होगा बहुत सारा, तो ये आइकॉनिक स्टेप, इनको बोला जाता है स्टेप वेल। स्टेप माने सीढ़ियाँ और वेल माने कुआं, ठीक है। तो सीढ़ियों से उतरते जाओगे तो कुआं मिलेगा, कुंड टाइप होता है, उसमें पानी होता है, ठीक है। इनको बावली भी बोला जाता है। अगर आप अग्रसेन की बावली गए हो, ठीक है, बहुत फेमस बावली है, तो अगर वहाँ गए हो तो आपको पता है वो सीढ़ियों से उतरते जाते थक जाते हैं, उतरने में नहीं थकते, वापस ऊपर आने में फिर बैंड बजती है ना। तो इंडिया ये बहुत ज़्यादा इसके लिए फेमस है। इंडिया अबैंडन स्टेप वेल्स नोन एज वव्स इन गुजरात एंड बाउलीज एल्सवेयर इन द नॉर्दर्न इंडिया आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इस हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर। हमारी हिस्ट्री और आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ये सोच सकते हैं कि जिस टाइम लोगों ने बनवाया, ये राजा रानियों ने बनवाया, तो क्या दिमाग लगाया होगा शानदार, कि अरे सीढ़ियों से उतर के जाना है कुएं के अंदर, है ना, वापस फिर सीढ़ियों पे आएंगे, चाहे कैसा भी कुछ भी दर्द होता रहे पैरों में, कोई बात नहीं, सुंदर दिखना चाहिए, है ना। जस्ट अ सेकेंड, ओके। A meteor formed the breathtaking लोनार लेक इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक लोनार लेक है, तालाब है। वो कैसे बना है तालाब? ये तालाब जो है, एटमॉस्फेयर में मीटियोर्स होते हैं, आप सब जानते हैं। मीटियोर्स जो है अगर अर्थ सरफेस पे बहुत कम आते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में एटमॉस्फेयर आ जाता है, एटमॉस्फेयर उन्हें रोकता है, ठीक है। अगर पूरे रोक पाए तो वो एटमॉस्फेयर में जल के खत्म हो जाता है, जिसको हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। ये मीजोस्फेयर वाली, एटमॉस्फेयर की मीजोस्फेयर वाली लेयर में जल के राख हो जाते हैं, ठीक है, मीजोस्फेयर वाली लेयर में जल के राख हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ही बड़ा आ रहा है मीटेरॉइड, तो वो अर्थ तक भी पहुंचेगा। अब ऐसा ही मीटेरॉइड एक अर्थ तक पहुंच गया और उसने गड्ढा बना दिया यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ इस महाराष्ट्र में गड्ढा बना दिया। अब क्योंकि उसको हटा लिया गया होगा वहाँ से उस मीटियोर को, क्योंकि उस पर रिसर्च करेंगे साइंटिस्ट एंड ऑल, एस्ट्रॉइड्स एंड एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो है रिसर्च करेंगे उस पर कि कहाँ से आया है, कितना पुराना है ना, एंड ऑल की प्लानट का टुकड़ा है, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज होती है। तो उनको उस पर स्टडी करने के लिए वो हटा लिया गया होगा, और जब हटाए तो गड्ढा तो हो ही गया ना अर्थ पे। अब गड्ढा हुआ, बारिश आई तो पानी भर गया, तालाब बन गया, सिंपल, ठीक है ना, लेक्स ऐसे ही होते हैं। सो ये याद रखेंगे। ब्रेथ टेकिंग माने कि बहुत सुंदर, कितना प्यारा सा दिख रहा है ये, है ना, ये लोनार लेक ये मीटियोर ने फॉर्म किया है, राइट। मिस्टीरियस एंटी ग्रेविटी हिल्स इन लद्दाख, मैग्नेटिक हिल, मतलब मैग्नेटिक हिल माने मैग्नेट देखा है कभी? हैव यू एवर सीन अ मैग्नेट? मैग्नेट से खेलते तो होंगे ना ऑब्वियसली, ठीक है, अट्रैक्ट करता है मैग्नेट अपने पास। तो ऐसे ही एक मैग्नेटिक हिल है जो मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस क्या माने कि जिसका राज हमें पता ना चला हो, ना चल पा रहा हो, वो है मैग्नेट, उसमें ये लद्दाख में है, ठीक है। जो पहाड़ है वो शायद मोस्ट प्रॉब्ली उसमें मैग्नेट एज अ मिनरल बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें आपको ये सीन भी है, मतलब यहाँ पे बोर्ड्स एंड ऑल लगे हुए हैं कि आप अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे न्यूट्रल पे डाल दो, मतलब डू नॉट चलाओ मत उसको, ठीक है, उसको न्यूट्रल गियर पे डाल दो ना, आप मूव कर रहे हो, लेकिन अगर कोई धक्का मारेगा तो मूव होगी, ब्रेक्स भी नहीं है और चला भी नहीं है, तो दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल पे डालो तो हम न्यूट्रल पे उस जगह, उस पॉइंट पे जहाँ पे वो बोर्ड है वहाँ पे न्यूट्रल पे डालोगे तो आपकी गाड़ी खुद ब खुद आगे की तरफ जाने लगेगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि वो उस आपकी गाड़ी जो मेटल की है, और जो मैग्नेट होता है वो मेटल अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, है ना। तो ऐसे ही वो भी गाड़ी आपकी जो है अट्रैक्ट होती जाती है उसकी तरफ, एंटी ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि पहाड़ है तो अपने आप चढ़ते जा रहे तो ऐसा लगेगा आपको कि एंटी ग्रेविटी चल रही है, बट क्योंकि वहाँ मैग्नेट लगा हुआ है इसलिए वो चढ़ती जाती है। सो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी, ठीक है। वंस अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है इंडिया। मैम मेरे आसपास तो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, ऐसे तो बोला जाता है कि इंडियन को इंग्लिश ही नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है। लोग जो भी ये सोच रहे हैं कि ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग, सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन स्पीकिंग नेशन है हमारा इंडिया, मेरा भारत, ठीक है। इंग्लिश बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट नेशन है। एक तो पॉपुलेशन भी एक इसका बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है, ठीक है, कि इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं इंग्लिश कंफर्टेबली बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये थैंक यू, मैंने पिक्चर क्यों लगाई है, मैंने ऐसे ही लगा दी है पिक्चर, वो बोल रहे हैं बच्चे थैंक यू, ठीक है ना, धन्यवाद बोलने की जगह। और ऐसा नहीं सोचना है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो गवार है, ठीक है। पता नहीं क्यों ये फालतू की इमेजेस सोसाइटी ने बना रखी हैं। इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती ना, कोई बात नहीं, हमारी लैंग्वेज थोड़ी है, इंग्लिश इज़ नॉट आवर लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज हिंदी है, हमारी लैंग्वेज संस्कृत है, ठीक है, तमिल है, कन्नड़ है, ये सब हमारी लैंग्वेजेस हैं, हम तो ये सीखेंगे, हमारी रीजनल लैंग्वेज सीखेंगे हम, तो सीखो। इंग्लिश क्यों इंग्लिश ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। इंग्लिश क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश सब जानते हैं, इसलिए अगर आप भी जानोगे तो आपको भी आसानी रहेगी, ठीक है। कई बार जैसे अगर आप सिर्फ हिंदी जानते हैं, अगर लोग इंग्लिश नहीं, इंग्लिश एक कॉमन भाषा हो गई है, ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है ना, कि आपको अगर अपनी बात किसी तक पहुंचानी है जो आपकी लैंग्वेज का नहीं है तो आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इंग्लिश ज़रूरी है। लेकिन ये मत सोचो कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अनपढ़ है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो हिंदी में महारथी हो, उसके बराबर की हिंदी आप बोल भी ना पाओ, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज सीखें तो आप अपनी लैंग्वेज में ही जो है अच्छे से वर्क करो, उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। वन सेकेंड। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं जब आपके लिए फन फैक्ट सर्च कर रही थी तो मैंने भी पर्सनली बहुत कुछ नई नई चीज़ें जो है वो सीखी। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी सीखो नई नई चीज़ें। As a social studies educator, I want you guys to connect with your environment, to connect with your people. आपके आसपास जितने लोग हैं उनसे कनेक्ट करो, अपनी दुनिया को देखो गाइस, बुक में से बाहर निकलो, बुक भी पढ़ो। बुक एक एडिशनल चीज़ है, बुक इज़ एडिशनल, ठीक है, बुक इज़ एडिशनल। अभी तो बाहर नहीं निकलना है क्योंकि कोविड चल रहा है,
ठीक है, जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तो अपनी जो है अपने आसपास की चीज़ें देखा करो, ऑब्जर्व करो, आपको पता लगेगा। ठीक है, मैं हर बार ये कहती हूँ और हर बार ये कहती आऊँगी, जब भी कोई एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा है, जब भी कुछ भी ज्योग्राफी से जैसे आपको रिलेट लग रहा है कि कुछ चेंज हुआ, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ो। ठीक है, अब कोई नया स्टैचू बन रहा है तो आपको पता है वो जीके है, वो पढ़नी है ना। आप अभी नहीं पढ़ो, अभी आप स्किप कर दो, आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे, आई नो। ठीक है, इतना तो दिमाग तुम में होगा कि यूल क्रॉस द एग्जामिनेशंस, बट हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ना यार। वी आर नॉट स्टडिंग जस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस, आर वी आर नॉट। ठीक है, तो हमें सब कुछ धीरे धीरे ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखती जानी है चीज़ें। और एसएसटी अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब अगर एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे तो फिर तो बैंड बजनी ही है, फिर नहीं होना कुछ भी। ठीक है, फिर नहीं होना कुछ भी। क्यों नहीं होना? वाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज एसएसटी जो है वो बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा जोड़े रखता है अपने आसपास वाली चीज़ों से। लोग भी अगर आपके पास नहीं है ना, तो भी आप बैठे बैठे सोचते रहोगे कि अच्छा मैं घर में बैठा हूँ, इसकी दीवार ऐसी है, पहले के ज़माने में ऐसी होती थी, अब ऐसे बनती है। तो आ गया ना आर्किटेक्चर वाला कॉन्सेप्ट, जो हिस्ट्री में आप अभी 7th क्लास में आपने 2 तरीके के पढ़े हैं। वेट आई टेल यू एट द स्टार्टिंग। One second, wait, I'll just tell you this. बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ है पर सुन लो, कोई बात नहीं। आप हिस्ट्री में रूलर्स एंड बिल्डिंग्स व्हेन वी वर स्टडिंग, तब हमने देखा कि 2 टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, एक ट्राबिएट टेक्निक होती है जिसमें पहले ऐसे जो है घर और स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए जाते थे। उसके बाद आर्क्यूएट टेक्निक फॉलो की जाने लगी। आर्क्यूएट टेक्निक में होता है आर्च बनाई जाती है। ठीक है ना, ये आर्च जो है ये वेट लेगी, ये यहाँ पे वुडन प्लैंक्स पे लगाई जाती थी आर्च। ठीक है, और ये जो है वेट लेगी। तो ये 2 टेक्निक्स। अब आजकल कौन सी टेक्निक फॉलो हो रही है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपके घर का क्या आर्किटेक्चर है। अब आर्किटेक्चर वाली चीज़ जो है किस में आती है? हिस्ट्री में आ जाती है। हिस्ट्री में क्यों? क्योंकि पहले से हम रिलेट करते आते हैं आज को। तो जब तक आप अपने आसपास वाली चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करोगे, उससे सीखोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, तीनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप डेली देखते हो। न्यूज़ आपको सिविक्स से सीखने को मिल जाएगी, मतलब न्यूज़ में आप सिविक्स सीख लोगे सारी। ठीक है ना, 10 दिन लगातार न्यूज़ देख लो, कोई लेजिट चैनल या कोई ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ लो 10 दिन, तो बताना आप एक एक्टिव सिटीजन हो गए कि नहीं। आपकी जनरल नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ का गवर्नर कौन है, सब पता चल जाएगा आपको न्यूज़पेपर से ही। ठीक है, तो मैं यही बार बार कहती हूँ कि अपने आप को एसएसटी से जोड़ो, क्योंकि वो जुड़ी हुई है। वो चाहती है कि आप उसे देखो, वो कनेक्शन फील करो। दैट यही मोटिव है एसएसटी पढ़ाने का। ठीक है, तो अब सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पस से मत करो। हिस्ट्री मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगती है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती। ठीक है, मैंने अपना कोर्स जो लेकर आई हूँ मैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। मुगल एम्पायर ऑल्सो, मुगल एम्पायर, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, ये सब चैप्टर्स मैंने 2-2, 3-3 पार्ट्स में डिवाइड किए। उसके बाद भी एडिशनल चीज़ें करवाई हैं इन्हीं चैप्टर्स से रिलेटेड। तो आपको क्लियर नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एटलीस्ट वो वीडियोज़ ही देख लो, आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डू सर्च फॉर मुगल एम्पायर इशिता गुप्ता अनअकैडमी, इतना ही यूट्यूब पे डालोगे आपके पास आ जाएंगे, सारे पार्ट्स आ जाएंगे। डू वॉच देम। ठीक है, और आई होप आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया। इसको शेयर करो अपने साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। ये सिर्फ आपका नहीं है, ये फन फैक्ट्स अबाउट इंडिया कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, शेयर करो, देखो, और अपनी इंडिया से प्यार करो। डू नॉट बी लाइक इंडिया ऐसा, इंडिया वैसा है। नो, इंडिया इज़ यू, आप ही हो इंडिया। ठीक है, आप ही से बना इंडिया। तो इंडिया के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है, अपनी कंट्री को जानना है। कोई दिक्कतें सब कंट्रीज़ में होती हैं, तो वो दिक्कतों को अगर आप ठीक कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, वरना अवेयरनेस फैलाओ। लोगों से ही इंडिया बना है, लोग ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सी यू गाइज, आई होप यू लाइक द लेक्चर। ठीक है, शेयर द वीडियो। ओके, बाय बाय।